नमस्कार। आज हम हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। सूक्ष्म जैविकी का इतिहास। यह है टॉपिक बीएससी फर्स्ट ईयर के बॉटनी के पेपर सेकंड का एक हिस्सा है। इस पेपर में यूनिट फर्स्ट और सेकंड फंजाई के अध्ययन से रिलेटेड है। यूनिट थर्ड और फोर्थ माइक्रोबायोलॉजी और यूनिट फिफ्थ प्लांट पैथोलॉजी से डील करती है। सूक्ष्म जैविकी या माइक्रोबायोलॉजी ग्रीक वर्ड्स माइक्रोस, बायोस और लॉगस से मिलके बना है। माइक्रोस का अर्थ होता है सूक्ष्म, बायोस का अर्थ होता है जीवन और लॉगस स्टडी को बताता है। इस प्रकार माइक्रोबायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। सूक्ष्म जीव वे जीव होते हैं जिन्हें नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता। ये सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखे जा सकते हैं। इस प्रकार वे ऑर्गेनिजम्स जिनका साइज 0.1 mm या उससे कम होता है वे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। मनुष्य आदिकाल से ही माइक्रोब्स से संबंधित रहा है। उसकी कई डे टू डे एक्टिविटीज़ जो हैं उनमें माइक्रोब्स इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते रहे हैं, जैसे दूध से दही बनाना, फर्मेंटेशन एट्सेट्रा। इसके अलावा मनुष्य और जंतुओं में कई प्रकार की बीमारियां भी इन्हीं जीवों के कारण होती थीं, लेकिन उसे इन जीवों के बारे में ज्ञात नहीं था। माइक्रोब्स की एग्जिस्टेंस के बारे में ह्यूमन नहीं जानता था। सूक्ष्म जीवों के बारे में जानकारी की शुरुआत ल्यूवेनहॉक द्वारा बनाई गई माइक्रोस्कोप के आविष्कार के साथ हुई। उसके पश्चात धीरे धीरे इनके बारे में नॉलेज बढ़ती गई और अल्टीमेटली साइंस की एक नई ब्रांच माइक्रोबायोलॉजी एस्टेब्लिश हुई। माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के टाइप, इनके साइजेस, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, इन सब का ह्यूमन और प्लांट पर पड़ने वाला इफ़ेक्ट, इन सब का अध्ययन किया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में आगे फिर कई तरह के जीव आते हैं। ये जीव यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। ये कई तरह के एनवायरनमेंट्स में मिल सकते हैं। इस आधार पर माइक्रोबायोलॉजी को पुनः कई ब्रांचेस में डिवाइड किया जा सकता है, जैसे बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी, माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, प्रोटोजोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी या जीवाणु विज्ञान में बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर, उनका रिप्रोडक्शन और उनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में अध्ययन किया जाता है। वायरोलॉजी वायरसेस की स्टडी से रिलेटेड है। माइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ फंजाई, इसमें कवकों का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी एल्गी की स्टडी से रिलेटेड है, शैवालों का अध्ययन। प्रोटोजोलॉजी जैसा नाम बता रहा है, प्रोटोजोआ के अध्ययन की ब्रांच है। माइक्रोबायोलॉजी को उसकी उपयोगिता के आधार पर, यानी उसकी एप्लीकेशन डेली लाइफ में कैसी है, उस आधार पर भी कई ब्रांचेस में बांटा जा सकता है, जैसे मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, फूड माइक्रोबायोलॉजी, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी, सॉइल माइक्रोबायोलॉजी, एयर माइक्रोबायोलॉजी और वाटर माइक्रोबायोलॉजी। चिकित्सा सूक्ष्म विज्ञान या मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में मनुष्यों और जंतुओं में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले रोगों का अध्ययन किया जाता है। फूड माइक्रोबायोलॉजी खाद्य पदार्थों को प्रभावित करने वाले
सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करती है। फूड स्टफ्स के अंदर कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं, कैसे उसे इफ़ेक्ट करते हैं और कैसे उन्हें मैनिपुलेट कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी या औद्योगिक सूक्ष्म जैविकी में सूक्ष्म जीवों द्वारा व्यावसायिक स्तर पर कमर्शियली मेडिसिन्स, एंजाइम्स, एल्कोहलिक ब्रेवरेजेस तथा अन्य कॉम्प्लीमेंट्री भोज्य पदार्थों के उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। कृषि सूक्ष्म जैविकी या एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी कृषि में उपयोगिता रखने वाले सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करती है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ मिलते हैं? क्या ये सॉइल में मिल रहे हैं, एयर में मिल रहे हैं या वाटर में मिल रहे हैं? कितने प्रकार के मिल रहे हैं और उस हैबिटेट में अपना क्या इम्पैक्ट रखते हैं, क्या प्रभाव पैदा कर रहे हैं? इसके आधार पर सॉइल माइक्रोबायोलॉजी, एयर माइक्रोबायोलॉजी और वाटर माइक्रोबायोलॉजी ब्रांचेस जो हैं वो डेवलप हुई हैं। चलिए अब सूक्ष्म जैविकी के इतिहास को, हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, सूक्ष्म जीव मनुष्य को प्राचीन काल से ही प्रभावित करते रहे हैं, परंतु क्योंकि ये नेक्ड आई से नहीं देखे जा सकते थे, इसलिए इनके बारे में जानकारी पूर्व में नहीं मिल पाई। लेकिन बाद में जब लेंस की खोज हुई तब मैग्नीफाई करके इन सूक्ष्म जीवों को देखना संभव हुआ। इस संदर्भ में जो सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हम देखते हैं वे हैं एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। उन्होंने सूक्ष्मदर्शी द्वारा सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अध्ययन किया और उन्हीं के काम से माइक्रोबायोलॉजी जो थी एज ए ब्रांच स्टार्ट हुई। इसलिए डिस्कवरी पीरियड माइक्रोबायोलॉजी का वह काल जिसमें सूक्ष्म जीवों की खोज की गई कि हाँ ये रियल में एग्जिस्ट करते हैं, उसकी शुरुआत जो है वो ल्यूवेनहॉक से होती है। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक हॉलैंड के निवासी थे। इनका माइक्रोबायोलॉजी में अत्यधिक योगदान है। इन्होंने स्वयं के द्वारा बनाए हुए माइक्रोस्कोप की सहायता से बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखा। इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अध्ययन के लिए सैंपल इन्होंने सलाइवा यानी लार से, वर्षा जल से, दांत के मैल से और कई जगह से लिया, जहां इन्हें छोटे छोटे सूक्ष्म जीव दिखाई दिए। इन्हें ल्यूवेनहॉक ने एनिमल क्यूल्स कहा। वास्तव में ये प्रोटोजोआ थे। बाद में इन्होंने बैक्टीरिया का अध्ययन भी किया। यही कारण है कि ल्यूवेनहॉक को फादर ऑफ प्रोटोजूलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है। एक बार जब यह डिस्कवर कर लिया गया कि हाँ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एग्जिस्टेंस होता है, तो उसके बाद धीरे धीरे इनके बारे में और अध्ययन प्रारंभ हुए और माइक्रोबायोलॉजी का सेकंड स्टेज जो था हिस्ट्री का वो स्टार्ट हुआ, परिवर्तन काल, ट्रांजिशन पीरियड। ल्यूवेनहॉक की खोज के बाद सूक्ष्म जीवों के बारे में और अधिक अध्ययन किया जाने लगा। उस समय एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो था वो प्रीवेलेंट था, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। इसी को थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस भी कहते हैं। स्वतः जनन का सिद्धांत या अजीवात जनन का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार जीवन का उत्पन्न होना निर्जीव पदार्थों से होता है। स्वतः जनन का सिद्धांत ये कहता है, यह सिद्धांत जीवन की उत्पत्ति को बताता है।
ऐसा माना जाता था कि निर्जीव पदार्थों में अचानक ही जीवन उत्पन्न हो जाता था। इसे मानने वाले वैज्ञानिक कहते थे कि सड़ी गली वस्तुओं, कीचड़, वर्षा जल से कीट, मच्छर, मक्खियाँ, मेंढक और अन्य जीवों की उत्पत्ति होती है। निर्जीव पदार्थों से जीवन की उत्पत्ति को अजीवात जनन, ए बायोजेनेसिस, और स्वतः उत्पत्ति यानी स्पॉन्टेनियस जनरेशन कहा गया। लेकिन बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने इस थ्योरी को क्वेश्चन किया। उन्होंने कहा कि नहीं, जीवन की उत्पत्ति अपने आप निर्जीव पदार्थों से नहीं होती, बल्कि जीवन की उत्पत्ति पहले से उपस्थित जो जीव हैं उनसे होती है। इस व्यू के जो सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक थे वो थे फ्रांसिस्को रेड्डी। उन्होंने स्वतः जनन के सिद्धांत का विरोध किया। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा यह प्रूव किया कि निर्जीव पदार्थों से जीवों की उत्पत्ति नहीं होती। उनके एक्सपेरिमेंट में उन्होंने मांस के टुकड़ों पर पैदा होने वाले जो मैगेट्स थे, कृमि थे, उस आधार पर बताया कि ये कृमि तभी उत्पन्न होते हैं जब मांस के बर्तन को खुला रखा जाता है। यदि इस बर्तन को कवर कर दिया जाए जाली से या किसी चीज़ से तो ये मैगेट्स नहीं पाए गए। तो इस आधार पर इन्होंने कहा कि मांस ने कृमियों या मैगेट्स को पैदा नहीं किया, वरन एटमॉस्फेयर से, एनवायरनमेंट से मांस पे वो आ गए। लेकिन उस समय के जो अन्य वैज्ञानिक थे उन्होंने इनकी बात पर, फ्रांसिस्को रेड्डी की बात पर विशेष ध्यान नहीं दिया और थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन ही अधिकतर वैज्ञानिकों द्वारा स्टिल एक सबसे वैलिड थ्योरी मानी जाती रही। इसके बाद थर्ड फेज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, जिसे सूक्ष्म जैविकी का स्वर्ण काल, गोल्डन पीरियड कहते हैं, उसका प्रारंभ हुआ। इसमें कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस हुए माइक्रोबायोलॉजी में। एडवर्ड जेनर और लुईस पाश्चर इस पीरियड के सबसे महत्वपूर्ण माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। एडवर्ड जेनर ने काउ पॉक्स पे काम किया। उन्होंने देखा कि जो लोग डेयरी में काम करते हैं और जो गायों के संपर्क में रहते हैं उनमें काउ पॉक्स हो जाता है। फिर इन्होंने देखा कि जिन लोगों को काउ पॉक्स हो जाता है उनमें फ्यूचर में यह रोग नहीं होता, यानी इस रोग के प्रति उनमें प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो जाती है। तो इस आधार पर उन्होंने काउपॉक्स के वैक्सीन की खोज की। सबसे महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन माइक्रोबायोलॉजी में जिन माइक्रोबायोलॉजिस्ट का रहा है उनमें से एक हैं लुईस पाश्चर। माइक्रोबायोलॉजी के विकास का श्रेय लुईस पाश्चर को दिया जाता है। ये एक फ्रेंच वैज्ञानिक थे और इनका माइक्रोबायोलॉजी में जो कंट्रीब्यूशन है वो मल्टीफेशियल है। कई तरह से इन्होंने योगदान दिया। इनके कंट्रीब्यूशंस में बायोजेनेसिस, जीवात जनन को एक्सपेरिमेंटली साबित करना, फर्मेंटेशन या किण्वन से संबंधित प्रयोग करना, पाश्चराइजेशन के बारे में बताना, डिस्कवरी ऑफ एनारोबिक माइक्रोब्स और कुछ वैक्सीन्स डेवलप करना शामिल हैं। सबसे पहले देखते हैं पाश्चर का बायोजेनेसिस से रिलेटेड जो काम था। अभी हमने कुछ समय पहले ही फ्रांसिस्को रेड्डी के
काम के बारे में देखा था। हमने देखा था कि थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस, निर्जीव वस्तुओं से जीवन का पैदा होना, इसका फ्रांसिस्को रेड्डी ने विरोध किया था। उन्होंने कहा था जीवन निर्जीव वस्तुओं से नहीं वरन पहले से उपस्थित जीवों से पैदा होता है, यानी वो थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस को मानते थे। लेकिन इस बात को उस समय के अन्य जो वैज्ञानिक थे वो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन पाश्चर ने अपने प्रयोग के द्वारा इस बायोजेनेसिस को फाइनली एस्टेब्लिश किया और एबायोजेनेसिस को हमेशा के लिए नकारने के लिए सबको सहमत कर लिया। उन्होंने स्वतः जनन का विरोध किया तथा जीवात जनन को प्रयोग द्वारा सिद्ध किया। उन्होंने एक हंस कंठ फ्लास्क का निर्माण किया, गूज नेक्ड फ्लास्क, जिसका ऊपरी सिरा एस के आकार का था। इसमें उन्होंने मांस के टुकड़ों तथा पोषक घोल को रखकर उबाला, पोषक घोल ब्रॉथ होता है, और ठंडा किया। इस फ्लास्क में हवा प्रवेश तो कर सकती थी, लेकिन एस आकार की घुमावदार गर्दन होने के कारण माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसमें एंटर नहीं कर पाते थे। इस फ्लास्क की कुछ दिनों बाद जांच करने पर उन्होंने पाया कि इसमें कोई फर्मेंटेशन नहीं हुआ। इस प्रयोग से पाश्चर ने यह प्रूव किया कि ऐसा नहीं है कि जो फ्लास्क के अंदर इन्होंने पोषक घोल रखा था, मांस के टुकड़े रखे थे, उनमें यह क्षमता थी कि वहाँ जो सूक्ष्म जीव हैं वो अपने आप पैदा हो जाएं उनसे, वरन जो एनवायरनमेंट था उस एनवायरनमेंट से ये आया करते थे। इस प्रकार फ्रांसिस्को रेड्डी की बात को पाश्चर ने अपने प्रयोग से दोबारा फाइनली साबित किया और इसी से बायोजेनेसिस जो थी उसको वैलिडिटी मिली। पाश्चर ने किण्वन फर्मेंटेशन पर भी एक्सपेरिमेंट्स किए। उस समय जो मदिरा उद्योग था, वाइन इंडस्ट्री थी, उसमें फर्मेंटेशन से रिलेटेड कुछ नुकसान हो रहे थे, जिनके सॉल्यूशंस के लिए पाश्चर ने इम्पॉर्टेंट काम किया। मदिरा उद्योग में यीस्ट द्वारा फर्मेंटेशन प्रक्रिया करवाकर शराब का निर्माण किया जाता था। हमें पता है वाइन जो होती है, शराब जो होती है वो अल्कोहल होती है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जो फर्मेंटेशन की क्रिया है, किण्वन की क्रिया है, उसमें अल्कोहल का निर्माण भी हो सकता है, एसिड्स का निर्माण भी होता है। तो उस समय जो वाइन इंडस्ट्री थी, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि फर्मेंटेशन अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा किया जा सकता है, उनमें से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अल्कोहल बना सकते हैं, कुछ अन्य प्रकार के जो हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो एसिड बना सकते हैं। तो जब अल्कोहल में एसिड मिलेगा तो वह अल्कोहल खट्टा हो जाएगा। तो इशू क्या था? इशू यही था कि जब शराब का निर्माण किया जाता था तो वह खट्टी हो जाती थी, यानी शराब, अल्कोहल, खट्टा होना, उनमें एसिड्स की प्रेजेंस। तो ये इशू जो था इसको सबसे पहले आइडेंटिफाई पाश्चर ने किया। उन्होंने ये कहा कि शराब के खट्टी होने का कारण कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे। उन्होंने फर्मेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे उनके बारे में बताया। उन्होंने कहा कि फर्मेंटेशन में कई तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट थे, जिनमें से कुछ अल्कोहल बना रहे थे और कुछ एसिड बना रहे थे। उन्होंने इन एसिड्स बनाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अलग करने के लिए एक सिस्टम डेवलप किया। फाइनली सिर्फ अल्कोहल बनाने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे वही
बाकी बचे और जो प्रॉब्लम थी वो दूर हो गई। पाश्चर ने पाश्चराइजेशन के बारे में भी बताया। उन्होंने बताया कि बियर या शराब को जब 50 डिग्री सेंटीग्रेड से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं और वायुरोधी विधि से इसे भरकर सुरक्षित रखते हैं तो यह लंबे समय तक खराब नहीं होती। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें हाई टेम्परेचर पर एक सर्टेन टाइम तक गर्म कर सुरक्षित रखा जाता है, इस प्रोसेस को पाश्चराइजेशन कहते हैं। आजकल जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। हम जानते हैं कि 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर लगभग 30 मिनट तक गर्म कर ठंडा करने से डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। इस प्रोसेस को पाश्चराइजेशन कहते हैं। पाश्चर ने यह भी बताया कि कई प्रकार के सूक्ष्मजीव ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी जीवित रहते हैं। उन्होंने एनारोबिक और एरोबिक शब्दों का प्रयोग किया। पाश्चर ने कई और डिजीज़ पर काम किया। इन्होंने हाइड्रोफोबिया के टीके का विकास किया। इसके अतिरिक्त इन्होंने चिकन कॉलेरा, मुर्गियों में होने वाले जो हैजे का रोग है, उसके जीवाणुओं की खोज की और इसके लिए भी वैक्सीन का विकास किया।